हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाषा क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, उनका जो उद्गम है या जिस प्रकार से उसका विस्तार है उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। आज हम हमारा जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या इसका जो दूसरा नाम है वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार या हाड़ौती का पठार हमारा जो पहला जो वो था, जो हमारा पिछला जो भौतिक प्रदेश था वो था जो हमारा पूर्वी मैदान है उसके बारे में था। हमारा जो चौथा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका जो उद्गम है वो कैसे हुआ या इसका जो विकास है वो किस प्रकार हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका विस्तार और इसके बाद इसकी जो विशेषता है वो और उसका वर्गीकरण, इसकी उत्पत्ति, विस्तार और वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका जो विस्तार है वो क्या क्या है, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है और इसका जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है। तो हम पढ़ते हैं हम इसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में। हमारी जो पहले की क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट जो क्लास थी उसमें की जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड थी, उसमें जो ज्वालामुखी उद्गार है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार उसके बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई थी मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा या इसका जो दूसरा नाम है वो है मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसकी उत्पत्ति हुई थी मीसोजोइक एरा या जिसका जो दूसरा नाम है वो है मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस युग में। मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी दरारी उद्गार से इसकी जो हाड़ौती के पठार इसकी उत्पत्ति हुई। तो हमने पढ़ा था कि जो गोंडवाना लैंड है, हमने जो पहले पढ़ा था वो था कि जो हमारा दक्षिणी जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड जिसको कहते हैं उत्तरी पेंजिया, और जो हमारा दक्षिणी पेंजिया था, दक्षिणी पेंजिया या पेंजिया जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो कालांतर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भिड़ंत हुई होगी, आपस में टकराए होंगे। और जो गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी जब ये टकराए होंगे तो ज्वालामुखी की दरारी उद्गार से, दरारी उद्गार क्या होता है कि जैसे ये भूमि है, इन दोनों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में भिड़ंत हुई होगी और जो भूमि है इसमें दरार पड़ गई होंगी या कहें कि रिक्तिकाएं उत्पन्न हो गई होंगी। तो नीचे से इनमें से जो ज्वालामुखी लावा है, ज्वालामुखी लावा बाहर निकलकर पृथ्वी के ऊपर एक उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण करता है। उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण करता है और जो उच्च भूमि क्षेत्र है इसको ही कालांतर में पठार का नाम दिया। और जो फिलहाल हमारा राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो यहाँ समझ में आया कि दरारी उद्गार किस प्रकार से है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो भिड़ंत हुई या टकराव हुआ उससे जमीन में से जो दरारें हुई, दरारों में से जो ज्वालामुखी लावा है वो बाहर आके उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण करता है ठंडा होकर, और उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहा गया, कालांतर में पठार कहा गया। दूसरा देखें हम इसमें ही कि जो हमारा गोंडवाना लैंड जो हाड़ौती का पठार है,
जो जब हम भारतीय ज्योग्राफी के भारतीय भूगोल की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो जो हमारा हाड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार की जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार, मालवा के पठार का ये उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार। मालवा का पठार वो प्रायद्वीपीय पठार में आता है और ये जो हाड़ौती का पठार है मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और जो मालवा का पठार है इसका जो विस्तार है वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो है गुजरात में। गुजरात में मुख्य रूप से मालवा के पठार का जो विस्तार है वो है, और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ आंशिक या कुछ कहीं की मध्य प्रदेश में भी इसका जो मालवा की पठार इसका भाग आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन वो क्या है कि एक तो इसका जो मध्यजीवी महाकल्प इसकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई, क्रिटेशियस युग में, कौन से एरा में, मीसो जो एक एरा है मध्यजीवी महाकल्प में, किसके कारण, ज्वालामुखी के दरार उद्गार के कारण पठारी प्रदेश या हमारा जो हाड़ौती के पठार है इसकी उत्पत्ति हुई। और कौन किसमें, गोंडावाला लैंड में। दरार उद्गार हम समझ लिया होगा कि ज्वालामुखी के दरार में से जब लावा बाहर आते थे उससे। और ये किसका उत्तरी भाग है, हाड़ौती के पठार, मालवा के पठार का जो राजस्थान की ज्योग्राफी हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे उसके मालवा के पठार का यह उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार। और जो मालवा का पठार है इसका जो मुख्य विस्तार है वो है गुजरात में और मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से गुजरात में इसका विस्तार है और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। उत्पत्ति पढ़ी है हमने, अब इसकी विस्तार की बात करते हैं। जो हाड़ौती का पठार है इसका जो विस्तार है, अर्थात ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसका कितना परसेंट है, तो यह राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का यह लगभग 6.49% है। यह लगभग कहीं तो यह है 7% के लगभग। जो हाड़ौती पठार है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 7% या कहें कि 6.49% है। और राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, तो यहाँ पर जो राजस्थान की जनसंख्या है, राजस्थान की यहाँ पर 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। और जो हाड़ौती पठार है इसमें जिले कितने आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। हाड़ौती पठार है इसमें राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से, वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 जो जिले हैं ये मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में आते हैं। और राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 6.49% या लगभग कहीं तो ये 7% के लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो आता है। और यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है और मुख्य रूप से इसमें 4 जिले आते हैं। तो ये हो गया राजस्थान में जो हाड़ौती के पठार है इसका विस्तार, किस प्रकार से इसका विस्तार है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषता किस प्रकार है। तो इसकी विशेषता के बारे में पढ़े कि हाड़ौती पठार इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो हमने भी पहले जिसके विस्तार से पढ़ा था कि इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.49% है और इसमें जनसंख्या वो लगभग 11% के लगभग इसमें जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण यह जो क्षेत्र है हाड़ौती का पठार है यह जो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो हमारा पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो है। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हमें क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा जो भौतिक प्रदेश है सबसे बड़ा है। उसमें ऑप्शन दे देंगे हमारे चारों जो हमारे भौतिक प्रदेश है वो। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि जो सबसे बड़ा जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो ये पहली इसकी विशेषता हो गई कि इसका यह जो भौतिक प्रदेश है या हाड़ौती का पठार है वह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। दूसरी इसकी विशेषता पढ़े
कि हमने पढ़ा है कि अब इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा या ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से इसका जो निर्माण हुआ है। इसी कारण जो हाड़ौती पठार है इसमें बेसार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। बेसार चट्टानों की प्रधानता, बेसार चट्टानें होती है, इन्हें कहा जाता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें या कैसे कहेंगे, इनमें जो बेसार चट्टानें हैं इनकी प्रधानता है। और बेसार चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि बेसार चट्टानों का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी कारण इनमें बेसार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। बेसार चट्टानें हैं वो बाह्य आग्नेय चट्टानें होते हैं, या इसके कि आग्नेय चट्टानों का कौन सा प्रकार होता है, बाह्य प्रकार होता है बेसार चट्टानें। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, इसमें मृदा किस प्रकार की पाई जाती है। तो जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसमें मृदा पाई जाती है काली मृदा। काली मृदा, और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कपास मृदा। कपास मृदा, ये इसका तीसरा नाम है रेगुर मृदा। ये तीनों नाम काली मृदा के हैं। कपास की खेती अधिक, कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी मृदा होती है काली मृदा, इसलिए इसे कपास मृदा के नाम से कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, काली मृदा का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो काली मृदा का वैज्ञानिक नाम है वो है वर्टिसोल मृदा। ये वर्टिसोल। तीसरा हमारा जो विषय ये होगी कि इसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है इस भौतिक प्रदेश में। इस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है काली मृदा, कपास की अत्यधिक खेती के कारण उपयोगी होती है, इसे कपास मृदा कहते हैं। इसका जो तीसरा नाम है वो रेगुर मृदा, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वर्टिसोल। हमने जो हमारे तीनों भौतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ लिया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया, जो हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश उसके बारे में पढ़ लिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश उसके बारे में पढ़ लिया, और हमारे जो चल रहा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पर मृदा का है, चारों जो भौतिक प्रदेश में मृदा पाई जाती है। पश्चिमी जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसमें रेतीली मृदा, अरावली पर्वतीय प्रदेश उसमें पर्वतीय मृदा या लाल मृदा, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें जलोढ़ मृदा, और जो हमारा हाड़ौती पठार है इसमें काली मृदा पाई जाती है। तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं हम। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हमारा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हमारा है हाड़ौती पठारी या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारे चारों भौतिक प्रदेश हो गए। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें जो मृदा पाई जाती है वो है रेतीली बलुई मृदा। बलुई मृदा या कहेंगी रेतीली बलुई मृदा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीसोल। जो हमारा जो अरावली पर्वतीय मृदा है इसमें पाई जाती है पर्वतीय मृदा, या ऐसे कहेंगे लाल मृदा, जो कि मक्के की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक मक्के की खेती होती है, उदयपुर में। और वर्ल्ड वाइज देखें या विश्व के संदर्भ में देखें तो लाल मृदा सबसे अधिक पाई जाती है यूएसए में, या ऐसे कहेंगे मक्के की सबसे ज्यादा अधिक खेती होती है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो लाल मृदा है इसका नाम है सिनेप्टिसोल। सेनेप्टिसोल। जो हमारा पूरी मैदानी प्रदेश है इसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एल्फिसोल। और जो हमारा हाड़ौती पठार है इसमें पाई जाती है काली मृदा, जिसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ लिया वर्टिसोल। ये हमारे चारों भौतिक प्रदेश हो गए, उनमें जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है उनके प्रकार हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ प्रकार के चारों भौतिक प्रदेश दे देगा, और जो ये मृदाएं हैं उनको ऊपर नीचे क्रम में दे देगा, और कहेगा कि निम्न भौतिक प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भौतिक प्रदेश दे देगा और एक साइड दे देगा मृदा, और कहेगा कि निम्न को सुमेलित कीजिए।
तो जो हमारा जो हार्डोदिक पठार, इसकी तीसरी विशेषता मृदा के बारे में थी कि इसमें काली मृदा या कपास मृदा पाई जाती है। तो चौथी विशेषता यह है इसकी मुख्य कि इसकी जो प्रधान नदी है, मुख्य नदी है, वो है चंबल नदी। जो हार्डोदिक पठार है इसकी जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। जो हमारा पूरी मैदानी प्रदेश था उसमें पढ़ा था कि जो चंबल नदी है इसके कारण अत्यधिक बीहड़ का निर्माण होता है, या ऐसे कहें कि अत्यधिक अवनालिकाओं का निर्माण होता है। इसी कारण जो हार्डोदिक पठार है यहाँ पर सर्वाधिक जलीय प्रदन होता है। जलीय प्रदन, जलीय प्रदन किस कारण होता है? चंबल नदी के कारण होता है। जो पूरी मैदानी प्रदेश था उसमें हमने पढ़ा था बीहड़, बीहड़ के बारे में हमने पढ़ा था पूरी मैदानी प्रदेश में कि बीहड़ का सर्वाधिक निर्माण, या कहें कि अवनालिकाओं का सर्वाधिक निर्माण, या कहें कि उत्कात स्थलाकृति का सर्वाधिक निर्माण जहां होता है या जिस नदी के कारण होता है वो होती है चंबल नदी। विश्व में भी सबसे अधिक अवनालिकाओं का निर्माण या कहें उत्कात भूमि का निर्माण चंबल नदी के कारण होता है, और इस कारण ये सर्वाधिक जलीय प्रदन में योगदान देती है। 5वीं इसकी विशेषता पड़े हार्डोदिक पठार में कि जो हार्डोदिक पठार है इसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं हार्डोदिक पठार में, या कहेंगे कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, इसी कारण भी इसका दूसरा कारण कह सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जलीय प्रदन होता है। तो ये मुख्य 5 विशेषताएं हो गई हार्डोदिक पठार में। यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, इसमें बेलसार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, इसमें काली या कपास या रेगुन मृदा पाई जाती है। चंबल नदी इसकी जो मुख्य नदी है वो चंबल नदी है, जिसके कारण जलीय प्रदन अधिक होता है, या कहें कि बीहड़ के अधिक निर्माण के कारण, अवनालिकाओं के अधिक निर्माण के कारण यहाँ पर जलीय प्रदन अधिक पाया जाता है। और 5 इसकी विशेषता होगी कि यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार है, जैसे कहीं कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों का विस्तार है। और कोटा कहाँ पर पड़ता है? हमने पढ़ा कि है हार्डोदिक पठार में आता है। तो ये हो इसकी उत्पत्ति, इसका विस्तार और इसका जो हमारी जो मुख्य विशेषता थी हार्डोदिक पठार की उसके बारे में। अब पढ़ते हैं हम जो हार्डोदिक पठार है इसका जो विस्तार है या वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। तो इसका जो वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ते हैं कि हार्डोदिक पठार का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो हार्डोदिक पठार इसकी वर्गीकरण है वो 2 भागों में है। एक तो इसका विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र, और दूसरा है वो है इसका ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार। इन 2 भागों में इसको हार्डोदिक पठार को वर्गीकृत किया गया है। विंध्य कगार क्षेत्र इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ी या पहाड़ियां। दूसरी पढ़ेंगे हम इसमें नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, ये नदी निर्मित मैदान। तीसरा पढ़ेंगे इसमें हम शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च क्षेत्र है उच्च भूमि क्षेत्र। और जो हमारा ढक्कन का पठार इसमें हम पढ़ेंगे तो गंगदर प्रदेश, और दूसरा पढ़ेंगे हम झालावाड़ पठार है, झालावाड़ का पठार। इन चीजों के बारे में हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे कि हार्डोदिक जो पठार इसका विस्तार किस प्रकार से है। जो हार्डोदिक पठार है इसका जो विस्तार है इसको विंध्य कगार क्षेत्र या विंध्य कगार क्षेत्र में बांटा गया है, ढक्कन के पठार में बांटा गया है। और जो इस विंध्य कगार क्षेत्र है इसमें हम पढ़ेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो हम पढ़ते हैं हम इसमें विंध्य कगार क्षेत्र के बारे में। विंध्य कगार क्षेत्र में भी हम पढ़ेंगे इसमें जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं उसके बारे में कि विंध्य कगार क्षेत्र है इसमें जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इनमें एक पहला आता है बूंदी की पहाड़ियां, ये बूंदी पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। जो बूंदी की पहाड़ियां इसकी जो सर्वोच्च इसका जो विस्तार है वो नाम से इस पर बूंदी में इसका मुख्य रूप से विस्तार है वो बूंदी में है। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है सतूर, और वो है 353 मीटर ऊंची। बूंदी की पहाड़ियां है वो बूंदी में इनका विस्तार है, और जो इसकी सबसे उच्च चोटी है वो है सतूर 353 मीटर ऊंची। दूसरा इसमें आता है कुंडला पहाड़ियां, जो कुंडला पहाड़ियां है इसका ये है
कोटा के समीप पाई जाती है, कोटा के समीप पाई जाती है ये पहाड़ियां। और इनका जो विस्तार है या कैसी, कोटा के समीप इनका विस्तार हो गया, और ये जिनकी आकृति है कुंडल के समान होती है, कुंडल के समान, कुंडल के समान इनकी आकृति होती है। ये हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बूंदी की पहाड़ियां और कुंडला की पहाड़ियां। तीसरा होता है इसमें रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। जो रामगढ़ की पहाड़ियां होती हैं, यह रामगढ़ की जो पहाड़ियां है, इनका जो मुख्य विस्तार है वो है 12 जिले में। 12 में इनका जो मुख्य विस्तार है, रामगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है। और रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि यह भारत का, राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र है। और अत्यधिक उल्कापात के कारण, अत्यधिक उल्कापात के कारण जो राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र है वो है रामगढ़ की पहाड़ियां, जिनका मुख्य विस्तार क्षेत्र है 12 जिले के अंतर्गत है। और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती हैं, इनके बाद में जो बूंदी पहाड़ियां हो गई, कुंडला की पहाड़ियां और रामगढ़ की पहाड़ियां, एक चौथी और पहाड़ी होती है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां, वो भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ियां है, मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। पहली बात तो इसमें किसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन क्या क्या है, तो इसका विस्तार क्षेत्र है कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में इसका विस्तार क्षेत्र है मुकुंदरा की पहाड़ियों का। दूसरा कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कि मुकुंदरा हमने पढ़ा कि बूंदी की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है सतूर, उसी प्रकार मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है चांदवाड़ी, चांदवाड़ी, और ये है 517 मीटर ऊंची। ये तो इसके बारे में मुख्य बात हो गई। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता या बात यह है कि मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, इनको राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मुकुंदरा की पहाड़ियों को ही घोषित किया गया है। और वो घोषित कब किया गया है, वो किया गया है 9 जनवरी 2012 को। इसी में एक बात यह है कि इसको ही मुकुंदरा की पहाड़ियां, इसको ही राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है वो भी मुकुंदरा की पहाड़ियां है। और इसका जो जब उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था 10 अप्रैल 2013 को। ये डेट ही मेन है कि ऐसे आ जाए एग्जाम की राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वो आएगा मुकुंदरा की पहाड़ियों में। कब स्थापित किया गया, 9 जनवरी 2012 को। उसी प्रकार की राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई या कब लागू की गई, तो 10 अप्रैल 2013 को। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब इसके बाद देखेंगे हम नदी निर्मित क्षेत्र, नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र। दूसरा है हमारा नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान है जिसका जो विस्तार है वो है कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में इसका विस्तार है। और ये किस प्रकार है कि जो चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित यह मैदान है, जिसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है कोटा और झालावाड़ में। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो इस मैदान में निर्मित, इस मैदान के निर्माण में उपयोग है, वो है एक तो पार्वती और दूसरी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी में भी दो नदियों का मिलाप होता है, एक तो है परवन नदी और एक आहू नदी। तो ये है हमारे नदी निर्मित मैदान की, इसका जो विस्तार है वो है कोटा झालावाड़ में। दूसरा ये किसके द्वारा निर्मित होता है, चंबल और उसकी सहायक नदी द्वारा लाई गई
जलोढ़ मृदा से, ना कि काली मृदा से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाड़ौती पठार में काली मृदा पाई जाती है, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश में यही पढ़ा था कि नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है वो होती है जलोढ़ मृदा होती है। और जो चंबल है इसकी जो सहायक नदी है पार्वती और सिंध, इनके द्वारा जो मृदा लाई जाती है उसके द्वारा इस जो नदी निर्मित मैदान है इसका निर्माण हुआ है। ये हो गया हमारा नदी निर्मित मैदान जो विंध्य गगन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो है पूर्वी बारां में, पूर्वी बारां में इसका विस्तार है। और यह जो क्षेत्र है यह है 350 मीटर ऊंचा, सॉरी 450 मीटर ऊंचा उच्च भूमि क्षेत्र है। 450 मीटर ऊंचा उच्च भूमि क्षेत्र है ये शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, जिसका जो विस्तार है वो है पूर्वी बारां में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। तो यह हमारा कंप्लीट होता है विंध्य कगार क्षेत्र। दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। हमारा जो दूसरा है वो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हमने दो भागों में बांटा था, एक जो था डग गंगधर प्रदेश और दूसरा हमारा था झालावाड़ पठार या झालावाड़ का पठार। दक्कन के पठार को हमने दो भागों में विभाजित किया था। जो गंगधर प्रदेश है यह भी जो झालावाड़ है इसका ही भाग है, लेकिन यह दक्षिणी झालावाड़ है। दक्षिणी झालावाड़ में, दक्षिणी झालावाड़ में 350 मीटर ऊंचे भाग को, ऊंचे भूमि क्षेत्र को, गंगधर प्रदेश की दक्षिणी झालावाड़ में 350 मीटर ऊंचा जो भूमि क्षेत्र है उसको कहा जाता है गंगधर प्रदेश। और इसके अतिरिक्त जो पठार बच गया, जो क्षेत्र बच गया वो आता है झालावाड़ के अंतर्गत। ऐसे कहेंगे गंगधर प्रदेश को छोड़कर बचा हुआ पठारी प्रदेश, झालावाड़ में जो स्थित है पठारी प्रदेश। तो यह है दक्कन की पठार के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कि जो हाड़ौती पठार इसका जो उत्पत्ति है, इसका विस्तार, विशेषता और इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। ये हो गया हाड़ौती के पठार के बारे में कंप्लीट। इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत भ्रंश या GBF कहे तो ये जो महान सीमांत भ्रंश है यह स्थित है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती के पठार के मध्य, हाड़ौती पठार के मध्य। कैसे कहें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य में स्थित जो महान भ्रंश है या सीमांत भ्रंश है उसको कहा जाता है GBF या महान सीमांत भ्रंश। और इसका जो मुख्य विस्तार है वो है बूंदी और सवाई माधोपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है। या ऐसे कहें कि डायरेक्टली कि जो GBF है इसका जो मुख्य विस्तार है वो है विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत, विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत यह जो महान सीमांत भ्रंश है यह आता है। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ, जो हमारा हाड़ौती पठार इसके बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारे इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके बारे में भी यहाँ समाप्त होता है। हमारा जो अगली क्लास होगी या आगे जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार से है, जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर होता है, कि दीर्घकालीन जो वायु की दिशा होती है दीर्घकालीन वो जलवायु के अंतर्गत आती है, और जो अल्पकालीन होती है दीर्घकालीन समय तक जो स्थित रहती है वो जलवायु के अंतर्गत आती है, और अल्पकालीन के अंतर्गत जो आती है वो आती है मौसम के अंतर्गत आती है।
तो इस प्रकार हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बासु क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।